Hello learners, hope you all are fit and fine and spending quality time with your family by staying at your home safely. So this is your trainer Ashwarya Seth welcoming you all to this revolutionary and exceptional platform for various competitive exams all over India. Here we are providing you the complete and full-fledged coachings of several entrance exams like UGC NET, CTET, PTET, KBS, Master Cadre, management trainees, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed and much more. I started this channel last month, that is on 1st April 2020, and till now more than 310 students from all over India are getting complete coachings of various competitive exams absolutely free of cost. So this is India's first exclusive channel where each and every student of India can subscribe and get complete education without spending any money on expensive coachings, paid online classes, study materials, books, etc. All you need is to subscribe this channel and your purpose will be absolutely solved. So students, by the end of this week we have completed full-fledged topic of communication, which is the 4th unit of UGC paper 1. Now I will discuss with you the previous year question answers of topics which I had covered this week, that is classroom communication, intercultural communication, mass media and society, along with the very important terminology of communication. So let's start with the presentation. The previous year questions of communication. These questions are very important. तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन. ठीक है जी, मास मीडिया एंड सोसाइटी में मैंने आपको सारा कुछ कराया था, आधे घंटे का लेक्चर था मेरा वीडियो पे. तो मास कम्युनिकेशन क्या है? जो एक सोर्स जो है वो सब तरफ जो है वो लार्ज कवरेज में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाता है. ठीक है जी, चाहे वो टीवी है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, रेडियो है, कुछ भी है जिसकी कवरेज लार्ज है और पूरे इवन की वर्ल्ड तक जाती है, कंट्रीज़ तक जाती है, दैट इज़ मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन. तो वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अब मैंने उसमें आपको फंक्शंस भी कराए थे, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे अब आप पहचानिए कि इनमें से कौन सा ऐसा जो फंक्शन है वो मास कम्युनिकेशन का प्राइमरी फंक्शन नहीं है. प्राइमरी फंक्शन नहीं है, देखिए स्क्रीन के ऊपर, सर्विलेंस, कोरिलेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, एंटरटेनमेंट, इम्यूनाइजेशन. राइट, तो आपने मेरी वीडियो देखी थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो सर्विलेंस होता है, कोरिलेशन होता है, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, एंटरटेनमेंट होता है. लेकिन मैंने कभी भी इम्यूनाइजेशन की बात नहीं की और ये मास मीडिया के साथ जो है कंसर्न्ड भी नहीं है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन को वैक्सीनेट करना. ठीक है जी, वैक्सीनेशंस होती हैं ना किसी भी पर्सन की या किसी भी चाइल्ड की, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिसीज़ और इन्फेक्शन. तो ये इम्यूनाइजेशन तो वैक्सीनेशन हो गया. तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में इस चीज़ का तो कोई रोल ही नहीं है. ठीक है जी, तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको ढूंढना है कि विच इज़ दी ऑड वन आउट. ठीक है जी, को प्राइमरी फंक्शन जो है वो मास मीडिया का कौन सा नहीं है, तो डेफिनेटली ये कौन सा है, इम्यूनाइजेशन. ठीक है जी. सर्विलेंस क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सारा चेक रखता है, जहाँ जहाँ भी कुछ हैपन हो रहा है उसकी हैपनिंग की सर्विलेंस करके, मॉनिटर करके उसको सारे देश तक पहुँचाना, ये मास मीडिया का जो है, मास कम्युनिकेशन का जो मेन रोल है, प्राइमरी फंक्शन है. कोरिलेशन मतलब जो एडजस्ट, जैसे सोसाइटी है उसके नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस में हम सब कैसे एडजस्ट करें, कोरिलेट करें, वो भी उसका फंक्शन है. ठीक है जी. कल्चरल ट्रांसमिशन मीन्स कल्चर को बढ़ावा देता है डिफरेंट मैथोलॉजिकल और रिलीजियस प्रोग्राम्स देकर. ठीक है जी, जैसे रामायण है, महाभारत, ये भी मास मीडिया के थ्रू हमारे तक पहुंचती है और हम क्या है, कल्चरल अपग्रेडेशन हमारी होती है. एंटरटेनमेंट, मनोरंजन तो है ही है इसका. तो ये 4 हैं प्राइमरी फंक्शन, इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इम्यूनाइजेशन. राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू अप्रोचेज, बिलीव्स एंड वैल्यूज बाय कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विद अनदर कल्चर इज रेफर्ड. हम क्या हैं, दूसरे कल्चर का, डिफरेंट कल्चर का, किसी दूसरे कल्चर का बिलीफ, वैल्यूज़ और अप्रोचेज़ और ये सब सीख रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. अब ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने मेरा इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का पूरा वीडियो देखा है तो आप फट से इसका आंसर दे सकते हो, बिकॉज वहाँ पे मैंने फुल फ्लेज टॉपिक इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का कराया है. ठीक है जी. तो देखिए ये प्रोसेस कौन सा है, कल्चरल इमर्शन है या अकल्चरेशन है, सब कल्चरेशन है या एनकल्चरेशन है.
हाँ जी, मीनिंग क्या क्या है ये सब मैंने उस वीडियो में कराया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, बिकॉज बिना वीडियोस देखे अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये वीडियो आप मेरी आज की सुन रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आज की वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले जो इस वीक में मैंने वीडियोस लॉन्च की हैं, मैंने आपको बोला है क्लासरूम कम्युनिकेशन फुल फ्लेज कराई है, मैंने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन फुल फ्लेज कराई है, मास मीडिया सोसाइटी फुल फ्लेज कराई है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 4 वीडियोस मैंने इस वीक में कराई हैं। और उसमें से क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक्चुअली आए हुए हैं वो उठाए हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपने वीडियो नहीं देखी, विदाउट सीइंग द वीडियो यू कांट आंसर, और आपको ये टर्म्स पता भी नहीं लगेंगे। ठीक है जी, तो चलिए पहले वो देख के फिर आप ये वीडियो देखिएगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस इसमें करेंगे वन बाय वन। कल्चरल इमर्शन क्या होती है? कल्चरल इमर्शन होती है द एक्ट ऑफ सराउंडिंग योरसेल्फ विद द कल्चर ऑफ अ प्लेस। जिस प्लेस पे जा रहे हो, जहाँ पे भी आप विजिट कर रहे हो, उस कल्चर को जो है आप उसमें एडजस्ट हो जाते हो, दैट इज़ कल्चरल इमर्शन। जैसे हम किसी फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से हम जाते हैं महाराष्ट्र वाली साइड या किसी भी, तो वहाँ पे अगर हम छुट्टियाँ बिताने जाते हैं 15-20 दिनों के लिए या महीने के लिए, तो वहीं के कल्चर में जो है रच-मिच जाते हैं, मतलब जैसा देश वैसा बेस हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये कल्चरल इमर्शन है। अकल्चरेशन क्या है? अकल्चरेशन जो है ये प्रोसेस कौन सा है बताइए? यही ये प्रोसेस है कि दूसरे डिफरेंट कल्चर के सारे मीन्स दूसरे कल्चर को सीखना, दूसरे कल्चर की बिलीव्स, अप्रोचेस, वैल्यूज़ को सीखना। तो ये क्या है? ये अकल्चरेशन है। वही उसका जो है वो क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू अप्रोचेस, बिलीव्स, वैल्यूज़ बाय कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद द अनदर कल्चर। तो ये क्या है? अकल्चरेशन ही इसका आंसर है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन दी हुई है। अब आपने ये पहचानना है कि ये चारों ऑप्शन में से किसकी डेफिनेशन है, तो ये अकल्चरेशन की डेफिनेशन है। ठीक है जी, अब सब कल्चरेशन क्या होता है कि किसी कल्चर का सब पार्ट होना। सब कल्चरेशन मीन्स किसी कल्चर का सब पार्ट होना। ठीक है जी, और एनकल्चरेशन क्या होता है कि अपने ही कल्चर को डेप्थ में जाकर सीखना। एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन में फ़र्क क्या है? अकल्चरेशन का मतलब होता है किसी दूसरे कल्चर को सीखना। ठीक है जी, उसकी डेप्थ में स्टडी करना। ठीक है जी, और एनकल्चरेशन क्या होता है? अपने ही कल्चर को सीखना, अपने ही कल्चर की बिलीव्स को, अपने कल्चर की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को जो है वो अडॉप्ट करना। ठीक है जी, तो ये दो टर्म्स अकल्चरेशन, एनकल्चरेशन जो है ये कंफ्यूज कर सकती हैं पर्सन्स को, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने वीडियो देखी है मेरी, तो आपको तो हर टर्म जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसका क्या है मीनिंग? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है अकल्चरेशन, द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू अप्रोचेस, बिलीव्स, वैल्यूज बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द अनदर कल्चर। ठीक है जी, सो इसका आंसर क्या है? 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, बिलीव, वैल्यूज एंड नॉर्म्स शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे हम जो है लर्न करते हैं नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीव, नॉर्म्स। ठीक है जी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है इकट्ठे शेयर करते हैं। तो जब इकट्ठे ग्रुप ऑफ पीपल शेयर करते हैं, कम्युनिटी शेयर करती है, ठीक है, सबकी कॉमन जो है बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डेफिनेटली कल्चर ही बोलते हैं। ठीक है जी, कल्चर। सो कल्चर, इसका आंसर क्या है? सेकंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कल्चर की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। ठीक है जी, तो कल्चर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल्चर इज़ अ लर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो बाकी ऑप्शंस कम्युनिटी हैं वो नहीं आ सकता, बिकॉज जो इसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल कल्चर की डेफिनेशन दी हुई है, तो इसका सीधा आंसर है कल्चर। ठीक है जी, डोमिनेंट कल्चर नहीं हो सकता, को कल्चर नहीं हो सकता, कम्युनिटी नहीं हो सकता, तो क्या है इसका आंसर? कल्चर है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, सो नेक्स्ट देखिए, ये अभी इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है जी, ये जो कल्चर बेस्ड हैं ये कौन से हैं? क्रॉस कल्चरल या इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के कंसेप्ट से, टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में ये एक्चुअल में आए हुए हैं, तभी मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए कि आप देखिए। टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया, आपने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन एक्चुअली कैसे उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, किस अप्रोच से करना है, किस ट्रिक से करना है, वो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। Culture that rely on language and less on contextual cues when sending interpreting messages are considered। ऐसे cultures जो हैं that rely more on language means भाषा पे, language पे, words पे ज़्यादा जाते हैं ऐसे cultures,
और लेस किस पे जाते हैं, कंटेक्स्ट, एंड लेस ऑन कंटेक्चुअल क्यूज। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट उनका लेस है, कंटेंट ज़्यादा है। लैंग्वेज मीन्स कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो वर्ड्स लैंग्वेज कंटेंट ज़्यादा है और कंटेक्स्ट जो है वो कम है। ऐसा कौन सा कल्चर है? तो आप पहचानिए। मैंने आपको, आपने अगर मेरी यही वीडियो देखी होगी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन की, तो मैंने आपको जो है आपको समझाया था 2 तरह के कल्चर्स होते हैं, हाई कंटेक्स्ट कल्चर, लो कंटेक्स्ट कल्चर। ठीक है, हाई कंटेक्स्ट कल्चर कौन सा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कल्चर है हाई कंटेक्स्ट, जिसमें कंटेंट कम है, कंटेक्स्ट ज़्यादा। कंटेक्स्ट क्या होता है कि आपकी इमोशंस, आप इशारों में कैसे बात करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है। जहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, वर्ड्स नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है और कंटेंट कम है, वो क्या है? वो हाई कंटेक्स्ट कल्चर है। एंड वाइसा वर्सा क्या है? लो कंटेक्स्ट, जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है लेकिन कंटेक्स्ट कम है, जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है लेकिन नॉन वर्बल कम है। ठीक है जी, तो वो क्या है? वो लो कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस हो, मीन्स कंटेंट ज़्यादा हो, और कंटेक्चुअल क्यूज़ जो है वो लेस हो, कंटेक्स्ट कम हो। तो क्या है इसका आंसर बताइए? इट इज़ द लो कंटेक्स्ट कल्चर। कौन सा? लो कंटेक्स्ट कल्चर। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन अ डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर टू एज। हाँ जी, जब हम सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को ब्लेंड कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, उस टर्म का क्या मतलब होता है? जब हम सारी ब्लेंड कर देते हैं कंप्यूटिंग्स को, टेलीकम्युनिकेशन को और सेवरल अदर मल्टीपल मीडिया को डिजिटल इन्वायरमेंट में ब्लेंड कर देते हैं, कोलैबोरेट कर देते हैं, यूनिफाइड कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, याद करें। ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से आया हुआ है? ये जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, वैसे एक क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, कौन से टॉपिक को? मास मीडिया एंड सोसाइटी को बिलोंग करता है। तो बताइए कौन सी टर्म है? ए ऑप्शन है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन इंटीग्रेटेड मीडिया, सी ऑप्शन इज डिजिटल कंबाइन एंड डी ऑप्शन इज कन्वर्जेंस। हाँ जी, वीडियो देखी थी आपने मेरे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं देखी तो फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे, देखिए तो बिल्कुल आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर है कन्वर्जेंस। सो कन्वर्जेंस क्या है? मूविंग टुवर्ड्स यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है जी, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। किसकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट? किसको हमने कोऑर्डिनेट करना है, यूनिफाई करना है? डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन के प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो वो क्या है? कन्वर्जेंस। सो कन्वर्जेंस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेवरल अदर मल्टीपल मीडिया इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट। तो वही वो उसने कहा हुआ है कि हम कॉम्बिनेशन सबका अगर ले, कंप्यूटिंग का, टेलीकम्युनिकेशंस का, मीडिया का, डिजिटल एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंस, राइट। और डाइवर्जेंस क्या होती है? वो भी मैंने आपको सिखाया था उसी वीडियो में। डाइवर्जेंस इसका उल्टा है, जब हम सारी टेक्नोलॉजी को, जो ब्लेंडेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको दोबारा से आइसोलेट कर दें, मूविंग अपार्ट। ठीक है जी, मूविंग अपार्ट कर दें मीन सबको आइसोलेट कर दें, सबको अलग अलग फिर से कर दें। ठीक है जी, सबको जो है अलग अलग यूनिफाइड ना करें, लेकिन उनको क्या है, अलग अलग आइसोलेट कर दें। तो उसका क्या मतलब होता है? डाइवर्जेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? कन्वर्जेंस, जब हम कंबाइन करते हैं सारी टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है जी, तो डी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन फंक्शन, हाँ जी, फंक्शंस एंड रोल किए थे हमने, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मास कॉम। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था? सर्विलेंस का फंक्शन डिस्कस किया था। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि हम क्या, जो कहीं पे भी कुछ हैपनिंग हो रही है, कोई न्यूज़ है किसी भी स्थान की, क्या करते हैं, उसको वहाँ से चेक करके, मॉनिटर करके, ठीक है जी, फिर हम सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को सब तरफ जो है डिससेमिनेट कर देते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिससेमिनेशन and the distribution of any kind of news or information is the part and parcel of which kind of function? That is surveillance. तो इसका आंसर क्या है? सर्विलेंस। ठीक है जी,
तो इसका आंसर सी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सी ऑप्शन सर्विलेंस है। सर्विलेंस क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का। इंफॉर्मेशन फंक्शन मींस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट सारे जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है उस इंफॉर्मेशन को पहुँचा देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी लगाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ठीक है जी, कि जैसे केरला में बाढ़ आई थी, ठीक है, तो कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको घर बैठे बैठे जहाँ पे भी वो आपको पता लग गया कि वहाँ पे ये हैपनिंग हुई है। तो ये कौन सा फंक्शन है मास कम्युनिकेशन का? ये सर्विलेंस फंक्शन है, ठीक है जी। बाकी जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये कोई भी फंक्शन नहीं है। डिफ्यूजन, पब्लिसिटी, डाइवर्जन, दीज आर नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ रोल और फंक्शन ऑफ द मास कम्युनिकेशन, राइट। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं भी देखी तो आप प्लीज़ देखिए, ठीक है। मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, मास मीडिया सोसाइटी मेरी ज़रूर देखें, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीडियम, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने सिंपल सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछा कि असिंक्रोनस मीडियम इसमें से कौन सा है? रेडियो है, टेलीविज़न है, फिल्म है या न्यूज़पेपर है? तो आप बताइए असिंक्रोनस कौन सा मीडिया होता है, कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ये मैंने आपको कब करवाया था? उस वीडियो में जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कम्युनिकेशन की डिस्कस की थी, ठीक है जी। वो मेरी आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था? दो तरह की कम्युनिकेशंस बताई थी मैंने आपको, एक असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? ठीक है, जहाँ जो नॉन साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होती है। नॉन साइमल्टेनियस कौन सी? जहाँ पे सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे, या उसको कह सकते हैं रियल टाइम पे, ठीक है, प्रेजेंट ना हो। एक ही टाइम पे या रियल टाइम पे प्रेजेंट ना हो। तो रेडियो क्या, जब आप रेडियो ऑन करते हो तो रेडियो चल रहा है, उस तरफ से रेडियो चल रहा है, ठीक है जी। सेंडर मीन्स आपको न्यूज़ दे रहा है रेडियो पे, ठीक है जी, और आप सुन रहे हो, तो दोनों सेंडर और प्रेजेंट, जो सेंडर और रिसिपिएंट जो है प्रेजेंट है। टेलीविज़न में क्या है? प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है जी, और आप भी देख रहे हो, तो उस पर भी जो है सेंडर और रिसीवर प्रेजेंट है। फिल्म क्या है? ऑब्वियसली फिल्म चल रही है, ठीक है जी, तो फिल्म भी चल रही है और ऑडियंस भी प्रेजेंट है। तो जहाँ पे ऑडियंस प्रेजेंट ही नहीं है, जहाँ पे रिसिपिएंट या रिसीवर्स प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या है? वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो न्यूज़पेपर है, ठीक है जी। न्यूज़पेपर क्या होता है कि ऑब्वियसली हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर कब आप पब्लिश होता है? फिर जब पढ़ना चाहते हो तब पढ़ते हो। अब जब टीवी लगाया, ऑन किया, साथ ही आप क्यों ऑन किया? आपने बैठना था, आप बैठ गए। रेडियो क्यों ऑन किया? आपने सुनना था एट द निक ऑफ टाइम। फिल्म क्या है? फटाफट से आपने उसी टाइम पे कंज्यूम कर ली, ठीक है जी। तो ये न्यूज़पेपर क्या है? आप किसी टाइम पे भी पढ़ सकते हो। सुबह आया न्यूज़पेपर, आप शाम को पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, या उसी टाइम पे पढ़ सकते हो। सो सेंडर और रिसीवर्स मे और मे नॉट बी स्ट्रीमलाइंड ऑन द रियल टाइम। सेम टाइम पे साइमल्टेनियस जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होती। जहाँ पे नॉन साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया है, प्रिंटेड मटेरियल है, रिकॉर्डेड ऑडियोज़ होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी। सिंक्रोनस कौन सी होती है? मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। सिंक्रोनस होती है साइमल्टेनियस और रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होती है? जहाँ पे ऑडियंस और जो है ऑडियंस और सेंडर जो है एक ही टाइम पे प्रेजेंट होता है। जिस टाइम पे कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, उसी ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे जो है श्रोता या उसको न्यूज़ को सुनने वाला वहाँ पे बैठा होता है, रेडियो सुन रहा होता है, टेलीविज़न देख रहा होता है, फिल्म देख रहा होता है। वो क्या है? वो सिंक्रोनस है, ठीक है। और असिंक्रोनस में क्या क्या आ गया? आपका प्रिंटेड मटेरियल, प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियोज़, न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स, लेटर्स, ये असिंक्रोनस है। तो यहाँ पे कौन सा है असिंक्रोनस? डी ऑप्शन, न्यूज़पेपर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से ये एथनोसेंट्रिज्म पे क्वेश्चन आ गया है। चूज़ द बेस्ट लिस्टेड डेफिनेशन ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। तो ये भी इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन से फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं वो दो कंसेप्ट से चल रहे हैं। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मास मीडिया एंड सोसाइटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो देखिए एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, फिर से आपको बता देती हूँ। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि हम अपने कल्चर को सुपीरियर माने और दूसरे कल्चर्स को इन्फीरियर माने, ठीक है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं हमारा कल्चर बिल्कुल सबसे बेस्ट हमारा कल्चर है, बाकी कल्चर्स जो हैं वो जो उनकी मतलब उनको वैल्यू नहीं देते हम,
उनको इग्नोर करते हैं या उनको जो है वो इन्फीरियर समझते हैं। तो ये फीलिंग क्या है, ये एथनोसेंट्रिज्म की फीलिंग होती है। तो उसने वही आपसे डेफिनेशन पूछी है कि जो आपकी ऑप्शंस हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें से बेस्ट डेफिनेशन किस एथनोसेंट्रिज्म की कौन सी है। तो देखिए इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, एज्यूमिंग दैट योर कल्चर इज़ बेटर देन और ऑल अदर कल्चर्स, तो यही मैंने आपको भी बताया। ठीक है जी, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है माई कल्चर इज़ सुपीरियर एंड योर कल्चर इज़ इन्फीरियर। तो यही फीलिंग है, यही डेफिनेशन है एथनोसेंट्रिज्म की। तो इसका राइट आंसर क्या है, एज्यूमिंग दैट योर कल्चर इज़ बेटर एंड अदर कल्चर्स एंड देन दी योर कल्चर इज़ बेटर देन दी अदर कल्चर्स। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा। बाकी ऑप्शंस जो हैं, फर्स्ट ऑप्शन लाइकिंग योर ओन कल्चर, ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है कि सिर्फ अपने कल्चर को लाइक कर रहे हो, बट हमने पूरी स्टेटमेंट क्या है कि अपने कल्चर को लाइक करो, दूसरों को डिसलाइक करो। तो ये क्या है, ये एथनोसेंट्रिज्म है। और बाकी ऑप्शंस भी नहीं जा रही हैं, ना सी जा रही है ना डी जा रही है, हमने डेफिनेशन ही बतानी है। तो डेफिनेशन कौन सी है एग्जैक्टली, ये सेकंड वाली है, सेकंड ऑप्शन जा रही है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म्ड एज। ठीक है जी, जैसे मीडियाज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं, कौन अब न्यू मीडियाज़ हैं, अपकमिंग मीडियाज़ हैं जो आजकल की सोसाइटी में यूज़ किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, मास मीडिया एंड सोसाइटी से। अब आप पहचानिए कि कंप्यूटर्स है, टेलीशॉपिंग है, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी है, ये चार ऑप्शंस में से कौन सी वाली जो है कम्युनिकेशन इसको हम कहेंगे। एंटरटेनमेंट कहेंगे, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहेंगे, कम्युनिटेरियन चीज़ कंसेप्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब आप इंटरनेट पे बैठते हो, टेलीशॉपिंग, जैसे अब टीवी पे वो टेलीशॉपिंग का आता है ना कि हाँ ये आप ये प्रोडक्ट है, ये इतने का है, अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट है। तो मतलब इंटरेक्टिव मींस जहाँ पे कंप्यूटर्स में भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, टेलीशॉपिंग में भी इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट पे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, मोबाइल टेलीफोनी पे भी इंटरेक्ट कर रहे हो। तो क्या है, चारों चीज़ों में आप इंटरेक्शन कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये क्या है, फिर बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है कि दोनों सेंडर और रिसीवर जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे जो है सेंडर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, दोनों में बातचीत हो रही है, सेम टाइम पे शेयरिंग हो रही है कम्युनिकेशन की। तो ये क्या है, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कोई टाइप ऐसा कुछ नहीं है कम्युनिकेशन में, ये तो है ही नहीं है। कम्युनिटेरियन भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से अब आपको क्वेश्चन आ गया इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में से। कल्चरल इंटेलिजेंस हेल्प्स अस टू नो कल्चरल। हमारी कल्चरल इंटेलिजेंस जो है, ये जो क्वालिटी है हमारी कल्चरल इंटेलिजेंस की, इट हेल्प्स अस टू नो कल्चरल व्हाट डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस समझने में हमारी सहायता करती है हमारी कल्चरल इंटेलिजेंस, या कल्चरल सिमिलरिटीज़ को समझने में करती है हमारा हेल्प, या कल्चरल रिचुअल्स को, या कल्चरल रूल्स ऑफ बिहेवियर्स को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बहुत जैसे कल्चरली साउंड हैं या कल्चरल इंटेलिजेंस है हमारे में, ठीक है जी, हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें कल्चरल इंटेलिजेंस जो है वो हम सारे कल्चर्स को, अपने कल्चर को भी बेस्ट मान रहे हैं, सारे कल्चर्स को बेस्ट मान रहे हैं, और अपने कल्चर की रिस्पेक्ट भी करते हैं, दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि कभी किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर की नज़रों से नहीं देखते हैं, सब कल्चर्स को इक्वल मानते हैं। इतने इंटेलिजेंट हैं, कल्चरल इंटेलिजेंस है हम में। तो वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें सिखाती है कल्चरल डिफरेंस को जानने में, कल्चरल डिफरेंसेस को जानने में। ठीक है जी, ये एक स्टडी है। कल्चरल इंटेलिजेंस एक तरह की हमारी एक क्वालिटी है हमारे माइंड की, जो हमें ये जानने में मदद करती है कि डिफरेंट कल्चर्स में क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, ए। सो कल्चरल इंटेलिजेंस हेल्प्स अस टू नो द कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है जी, सिमिलैरिटीज़ तो फिर इंटेलिजेंस कैसी हुई अगर सिमिलैरिटीज़ ही, क्योंकि हम अगर सिमिलर ही माने सबको, मतलब अगर कुछ सिमिलर, सब कल्चर सिमिलर हैं, सब कल्चर्स एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, उसमें डिफरेंसेस ही नहीं है, तो फिर तो इंटेलिजेंस हुई ही नहीं इसमें मामले में। रिचुअल्स हैं या रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं, तो रिचुअल्स और रूल्स ऑफ बिहेवियर तो हर कल्चर्स के अलग अलग होते ही हैं। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, वही तो कल्चरल डिफरेंसेस तो की बातें तो कर रहे हैं ना। तो कल्चरल डिफरेंसेस को स्टडी करने में, उनको समझने में
कौन हेल्प करता है, किस तरह की क्वालिटी हमारी हेल्प करती है, कल्चरल इंटेलिजेंस। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1, कल्चरल इंटेलिजेंस हेल्प्स अस टू नो द कल्चरल डिफरेंसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया। पीपल इन हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स मेक बिजनेस डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी अभी सब बताया है। हाई कंटेक्स्ट मीन्स कंटेंट लो है लेकिन कंटेक्स्ट ज़्यादा है, मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन लो है लेकिन नॉन वर्बल ज़्यादा है। तो जहाँ पे नॉन वर्बल है, इशारों में बात होती है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक लोग होते हैं और बड़े इमोशनल लोग होते हैं, ठीक है जी, जो अब एक दूसरे के इशारे, जेस्चर्स, पोस्चर्स समझते हैं, आई कंटेक्ट समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो उसमें डिसीजन, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे होती है, ठीक है जी। हाँ जी, क्या आंसर हो सकता है इसका, इंटरपर्सनल रिलेशंस, कंपटीशन, रीज़न या इंडिविजुअल नीड्स, बताइए। जहाँ पे भावनाएं ज़्यादा हैं, इमोशन ज़्यादा हैं, रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे किस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है हाई कंटेक्स्ट कल्चर में। बिल्कुल सही आपने जज किया, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। पीपल इन हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स मेक बिजनेस डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशंस। अपने रिलेशंस के ऊपर, रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि बोलने की कम ज़रूरत पड़ती है और हमारी हरकतों से, हमारे बॉडी मूवमेंट से, हमारे जेस्चर्स से, पोस्चर्स से, नॉन वर्बल क्लूज से पता लग जाता है कि क्या बिजनेस में डिसीजन किस तरह से लेने हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। कंपटीशन तो दूर करता है लोगों को, रीज़न कोई इतना खास इस ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन के साथ जा नहीं रहा। इंडिविजुअल नीड्स, वो तो फिर इंडिविजुअलिज्म हो गई, वो तो फिर लो कंटेक्स्ट कल्चर में होती है इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने राइट आंसर क्या है, पीपल इन हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स मेक बिजनेस डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, राइट। जहाँ पे रिलेशन स्ट्रांग है वहाँ पे हाई कंटेक्स्ट कल्चर के डिसीजन भी बहुत साउंड से लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो देखिए, अगर आपने फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी, आपको यहाँ पे आधा समझ आएगा, आधा नहीं समझ आएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स के मीनिंग मैंने आपको वीडियोज़ में बताए हुए हैं। तो फुल फ्लेज कम्युनिकेशन का टॉपिक मैंने कंप्लीट किया हुआ है इस 2 वीक्स में, 2 वीक्स की जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट करा हुआ मैंने। उसमें देखिए आप, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, येलो जर्नलिज्म, ये फिर से आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी में क्वेश्चन आ गया। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, हाँ जी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था। दिस इज़ द सेंसेशनलाइजेशन एंड एग्जाजरेशन टू अट्रैक्ट द रीडर्स एंड व्यूअर्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली न्यूज़ जो है वो इतनी रियल नहीं होती है, कुछ इतनी रिसर्चेबल न्यूज़ नहीं होती है, छोटी सी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के जो है वो दिखाया जाता है और उसके एक सनसनी जो है वो पैदा की जाती है न्यूज़ में, और ताकि जो है रीडर्स और व्यूअर्स अट्रैक्ट कर पाएँ, ताकि हमारे चैनल की टीआरपी बढ़े, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या है, बी, सेंसेशनलाइजेशन एंड एग्जाजरेशन टू अट्रैक्ट द व्यूअर्स एंड रीडर्स। सो येलो जर्नलिज्म क्या है कि दूसरों को, व्यूअर्स को या रिस्पोंडेंट्स को अट्रैक्ट करना, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना, न्यूज़ को बड़े ही चटपटी बनाकर पेश करना, बहुत ही अट्रैक्टिव बना के पेश करना, जबकि एक्चुअल में वो इतनी है नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मीडिया इज़ नोन एज, यस, मीडिया इंडियन डेमोक्रेसी का कौन सा पिलर है, फर्स्ट पिलर है, सेकंड पिलर है, थर्ड पिलर है या फोर्थ पिलर है। हाँ जी, वीडियो देखी थी आपने मेरी, मैं बार बार वही पूछ रही हूँ, बिना वीडियो देखे आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे आना, वीडियो देखनी पड़ेगी आपको मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की, ठीक है। फिर आपको वो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की मीडिया जो है वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मीडिया कौन सा है, इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, कौन सा, फोर्थ एस्टेट है, फोर्थ पिलर है, फोर्थ एस्टेट है। तो इसका आंसर क्या है, डी। सो मीडिया इज़ नोन एज द फोर्थ एस्टेट और फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है जी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। इन दी एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर, एनालॉग क्या होता है, एनालॉगस कम्युनिकेशन। अब फिर से मास कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आ गया, एनालॉगस कम्युनिकेशन कौन सी होती है या एनालॉग कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो नॉन डिजिटाइज्ड मीडिया कम्युनिकेशन होती है, डिजिटल मीडिया में नहीं होती है। उसमें क्या होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन में एनालॉग सिग्नल से जो है ट्रांसमिटिंग ऑफ डाटा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम माइक की बात करें, जो माइक्रोफोन्स होते हैं, माइक होते हैं जिसमें ह्यूमन वॉइस इन द एयर जाती है, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, अब माइक्स की एग्जांपल लेते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो उसमें क्या होता है, सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है डाटा। तो वहाँ पे क्या है, सिग्नल्स
जो हम बोलते हैं, जो भी हम पास करते हैं कम्युनिकेशन, बिल्कुल स्टैटिक और लीनियर जाती है, स्ट्रेट अवे जाती है, स्टैटिक और लीनियर फॉर्म में जाती है। किसमें? एनालॉग कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल माइक की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोफोन की। तो यहाँ पे अब वही वो पूछ रहा है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में स्टोरीज, मतलब स्टोरीज मीन्स जो हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो स्टैटिक है, डायनामिक है, इंटरेक्टिव है या एक्सप्लोरेटरी है, कौन सी है? हाँ जी, अभी मैंने क्या बोला कि एनालॉग में स्टैटिक एंड लीनियर होता है, स्ट्रेट अवे जाती है, फ्लैटन होके जाती है, स्टैटिक होती है और क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? ए, स्टैटिक, राइट। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब आपके मास मीडिया और इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन अब हो गए ख़त्म। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट टॉपिक उठाया जो इस वीक में हमने कवर किया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्वेश्चन ये आया हुआ है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। हाँ जी, एजर्शन है, वो पूछ स्टेटमेंट दी हुई है। हाँ जी, क्लासरूम में कम्युनिकेट करना आपकी नेचुरल एबिलिटी है? नहीं। कौन सी एबिलिटी होती है? आपने वीडियो देखी थी मेरी क्लासरूम कम्युनिकेशन की? नहीं देखी तो फिर से आपको देखनी पड़ेगी। हाँ जी, नहीं, ये लर्नड एबिलिटी होती है। क्लासरूम कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन कौन सी होती है? लर्नड एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या है? ए ऑप्शन इज रॉन्ग, एजर्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है? रीज़न क्या है? आर क्या है? इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो क्लासरूम में तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तभी आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। डेफिनेटली, ऑब्वियसली, अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता है, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, तभी आप इफेक्टिव टीचिंग कर पाओगे। तो ये सही है। तो इट मीन्स एजर्शन इज रॉन्ग एंड रीज़न इज राइट। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ जा रहा है, ए इज़ फॉल्स, मीन्स असर्शन इज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मीन्स रीज़न इज़ ट्रू। तो क्या है? आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं असर्शन और रीज़न की फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हुआ है, ए और आर की फॉर्म में आपको आया हुआ है। फिर से देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। हाँ जी, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कौन सा होता है? ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, हाँ जी, याद आया कुछ? ट्रांजैक्शनल प्रोसेस का मतलब होता है कि हम कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं बिटवीन दी पीपल। इंटरेक्शन बिटवीन, ट्रांजैक्शन क्या होता है एक्चुअली? ट्रांजैक्शन होता है इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। हाँ जी, बिल्कुल। टीचर जो है वो लर्नर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है। लर्नर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ राइट, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट सही है। अब रीज़न देखते हैं वो सही है कि नहीं। अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशंस दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। ये गलत है। वो कहता है टीचर ये मान के चलता है क्लासरूम में कि स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पर्पसलेस हैं। जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है उसका कोई पर्पस ही नहीं है, वो अज्यूम करके चलती है। मतलब उनके कोई स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज की कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई वर्थ ही नहीं है उसके माइंड में। तो ये गलत है। वो क्या कह रहा है? अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन, कि इस अजम्पशन में ऑपरेट नहीं करती है दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव, के स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज पर्पसिव हैं, ये अज्यूम नहीं करती है। बट कि जबकि उसको अज्यूम करना चाहिए कि जितने भी रिस्पॉन्स उसको मिल रहे हैं हर एक की वैल्यू है। तो ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में। तो यहाँ पे क्या है? दैट ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ये कौन सी है? ये थर्ड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या एसेंशियल होना चाहिए? देखिए, कंट्रीव्ड, ये देखिए, अब आपके ये जो टर्म्स है ना, ये आप इसके आपको मीनिंग पता होने चाहिए सबसे पहले। कंट्रीव्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बताइए। कंट्रीब्यूट का मतलब कुछ है, आपको नॉलेज है, जो कि मैं, अगर आपने क्लासरूम कम्युनिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो फिर आपको नहीं पता होगा। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है बेसिकली कुछ अनरियलिस्टिक या आर्टिफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल या कुछ अनरियलिस्टिक। तो ये तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में जाएगा नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है कंट्रीब्यूट। ठीक है जी, आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ समथिंग इज नोन एज कंट्रीब्यूट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथेटिक होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, मीन्स हमने क्या है अपनी किसी को सिंपथी या अपनी जो है दया शो कर दी। लेकिन उसके ऑपोजिट क्या है? एम्पैथेटिक, कि हमने एम्पैथिक मतलब होता है कि हम दूसरों के प्रॉब्लम को समझकर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें या उनकी प्रॉपरली हेल्प करें, एक्चुअल में हेल्प करें, दैट इज़ एम्पैथेटिक अप्रोच। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे वर्ड। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, जो ऐसी चीज़ कोई है जो नॉन एग्जिस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल गॉड है, वो नॉन एग्जिस्टेंट है।
ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होती क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव मीन्स कुछ डिस्क्राइब नहीं किया जाता, तो डिस्क्राइब तो किया ही जाता, टीचर जो है सब कुछ डिस्क्राइब तो करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंट्रीव्ड नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड ऑल एसेंशियली बी एम्पैथेटिक, कि टीचर को स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ाना चाहिए। उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उसकी हेल्प करके तो है उसको पढ़ाना चाहिए, और उससे जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। सो दिस इज़ द राइट एम्पैथेटिक अप्रोच, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, द टिपिकल फीचर ऑफ अ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज़ इन द नेचर ऑफ बीइंग। हाँ जी, इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम का क्या फ़ीचर हो सकता है? ऐसा क्लासरूम जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ऐसे क्लासरूम का क्या फीचर हो सकता है? अब फिर से वही टर्म्स आगे कुछ, सिडेंट्री, स्टैगर्ड, फैक्चुअल, सेक्टोरल। अब आपको इसके मीनिंग पहले आपको क्लियर होने चाहिए। सिडेंट्री क्या होता है? कुछ ऐसा जो इनएक्टिव होना। सिडेंट्री का मतलब घंटों तक बैठे रहना, फ्री बैठे रहना और कोई एक्शन ना करना। इनएक्टिव मीन्स लथार्जिक, लेजी। सो सिडेंट्री का मतलब लेजी होता है, इनएक्टिव होता है, तो ये तो गलत हो गया, नेगेटिव टर्म है। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्टॉनिश हो जाना, शॉक हो जाना, कुछ मतलब स्टंड हो जाना एकदम से, तो है ना, कुछ डीपली शॉक हो जाना, तो वो भी स्टैगर्ड का यहाँ पे ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है जी। शॉकिंग कुछ हो रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, कुछ शॉकिंग तो होता नहीं है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी काट दो। फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेप्थ नॉलेज इज प्रोवाइडेड इन द क्लास। येस, फैक्ट्स एंड फिगर्स फैक्चुअल होता है, तो ये ऑप्शन सही है। सेक्टोरल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है जी, डिवाइड करके, ऐसा कुछ नहीं है। सो टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस क्लासरूम में इंफॉर्मेशन, जो ऐसा कोई क्लासरूम जो इंफॉर्मेशन रिच है, उसकी क्या नेचर होगी? उसकी नेचर होगी कि फैक्चुअल होगी वो क्लासरूम, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, इंफॉर्मेशन रिच, तभी वो बन सकती है ना। तो इसका आंसर क्या है? फैक्चुअल क्लासरूम शुड ऑलवेज बी इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम। सो दिस इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ टीचर हैज़ टू कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। वो कहता है कि अगर स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट टीचर के लिए क्या रहता है स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब फिर से टर्म्स आ गई। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? क्लोजनेस। कहते क्लोजनेस को अवॉइड करो, नहीं, इंट्रैक्शन या क्लोजनेस को अवॉइड तो कर नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स आपकी जो जैसे आप कभी ऊंचा बोल रहे, कभी फिर नीचा बोल रहे, फिर ऊंचा बोल रहे, मीन्स अप्स एंड डाउन्स एंड वॉइस मॉड्यूलेशन इन योर वॉइस, तो वो होता है। रेपिटेटिव पॉज, मतलब एक पॉज है वो बार बार आप रिपीट करी जा रहे हो, वो भी गलत है। फिक्स्ड पॉस्चर मीन्स एक ही पॉस्चर में आप पूरी थ्रू आउट द क्लास खड़े हो, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रेपिटेटिव पॉज एंड थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन फिक्स्ड पॉस्चर, ये तीनों नेगेटिव टर्म्स हैं। तो वो कहता है वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, आपका क्या होना चाहिए? आप स्टूडेंट्स को आप जो है उनको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको एड्रेस करने में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन शुड बी अप्रोप्रिएट। सो वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ टीचर टू वाइल एड्रेसिंग दी स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम, ठीक है जी। स्टूडेंट्स को हमने अपनी तरफ उनका ध्यान खींचना है, तो आपकी वॉइस क्वालिटी या वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे बेटर होनी चाहिए। इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट, एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। अब इफेक्टिव प्रेजेंस, आप क्लास में खड़े हो, आपकी प्रेजेंस इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट से सबसे इफेक्टिव मानी जाती है? हाँ जी, बताइए। यूज़ ऑफ पेयर ग्रुप। पेयर्स क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं कि एट पार मीन्स समवन एट योर ओन लेवल, कि सेम लेवल पे जो है आपस में पेयर्स बात कर रहे हैं, तो ऐसा एज यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, तो टीचर पेयर कमांड तो है नहीं है, तो ये गलत हो गया। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स मीन्स एग्रेसिव का मतलब गुस्से वाले स्टेटमेंट, ये भी गलत हो गया। अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पॉस्चर, यस, पॉस्चर आपका सही होना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पॉस्चर, ये सही जा रही है। बीइंग अथॉरिटेरियन, मतलब आप बिल्कुल हिटलर टाइप हो, अथॉरिटी बहुत है आप में और आप बहुत डोमिनेट कर रहे हो क्लास को, ये भी गलत हो गई। तो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अडॉप्शन ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड पॉस्चर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। अपनी एक छवि बनाने के लिए, अपनी इफेक्टिव प्रेजेंस को शो करने के लिए आपका वेल एस्टैब्लिश पॉस्चर जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट एलिमेंट आप में होना चाहिए, ठीक है जी। सो इसका आंसर क्या है? थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। हर एक कम्युनिकेटर को क्या एक्सपीरियंस
जो है वो करना पड़ता है हर एक कम्युनिकेटर को। क्या होता है? मैनिपुलेटेड ऑफ इमोशंस। मैनिपुलेट, ये पहले नेगेटिव वर्ड आ गया। मैनिपुलेटेड मीन्स कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग हो रही है, अडल्ट्रेशन हो रही है, ये गलत हो गया। एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट, हाँ जी, कुछ वो एंटिसिपेट कर रहा है, मीन्स कुछ कुछ एस्टिमेट कर रहा है कि हाँ कुछ मुझे क्या मिलेगा, मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ या जो मैं इंफॉर्मेशन पास करने जा रहा हूँ वो पहले एक्साइटेड होता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ जो है अच्छे से एक्साइटमेंट में जो है मैंने कम्युनिकेशन करनी है। ये ऑप्शन सही है। द इशू ऑफ होमोफिल्स। होमोफिल्स क्या होता है जी? होमोफिल्स जो होता है इसका मीनिंग होता है होमोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं जा रही है, बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, ये नहीं जा रही है, ठीक है, इसका ये नहीं है। थर्ड भी। और फोर्थ क्या है? स्टेटस डिस्क्लोजन डिसलोकेशन, सॉरी, स्टेटस डिसलोकेशन का मतलब है कि अब आपका जो ईगो है या स्टेटस है वो डिसलोकेट हो गया। इसका भी कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल रहा, क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? मैनिपुलेटेड इमोशंस गलत हो गया, थर्ड हो गया यूज़ ऑफ होमोफिल्स गलत हो गया, स्टेटस डिसलोकेशन गलत हो गया। तो एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, मीन्स हम कोई बात बताने जा रहे होते हैं, हम पहले एक्साइटेड होते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, हम पहले से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम कॉन्फिडेंट होकर बात करें, ठीक है जी, ताकि हमारी बात सुनी जाए, हम पहले एक्साइटेड होते हैं। तो क्या होता है? एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस दी एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। बाद में चाहे उसकी कोई बात, लास्ट में उसकी कोई बात सुने ना सुने या उसकी बात को गलत इंटरप्रेट करे, वो बात की बात है, लेकिन एक एज अ कम्युनिकेटर आप पहले एक्साइटेड होते हो कि आपकी बात सुनी जाएगी, पहले तो पॉजिटिव होते हो ना। तो ये इसका आंसर है, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट इज इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटर्मिन्ड बाय। एक कम्युनिकेटर का ट्रस्ट लेवल जो है वो किससे शो होता है? कहता है यूज़ ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? हाँ जी, हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है समथिंग इन एक्सेस, कुछ एक्सेस में जा रहा है। स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जाजरेशन, कि हम अपनी स्पीच में बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं कि हम फिर सुनने वाले को ये समझ नहीं आ रहा भी ये किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। एक्सेसिव मीन्स एक्सेस स्पीच कर रहे हैं, कुछ समथिंग वी आर टॉकिंग इन एक्सेशन। तो यहाँ पे हाइपरबोल तो नहीं जा सकता, बिकॉज कम्युनिकेशन शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तो ये गलत हो गया। द चेंज ऑफ वॉइस लेवल, आपकी वॉइस लेवल ऊपर नीचे जा रही है, इससे भी ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, वही जो एग्जिस्टेंट है ही नहीं है कंसेप्ट, उनका यूज़ करना। एब्स्ट्रैक्ट तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया ना, तो ये भी गलत है। तो लास्ट क्या है? आई कंटेक्ट, यस, ये जा सकता है। अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटर्मिन्ड बाय आई कंटेक्ट। हाँ जी, ट्रस्ट लेवल मीन्स एक कम्युनिकेटर है, क्लास में खड़ा होकर फॉर एग्जांपल टीचर बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो जब तक वो स्टूडेंट्स की आइज़ में आइज़ कंटेक्ट नहीं मेंटेन करेगा तो स्टूडेंट्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये जो टीचर बोल रही है हमसे आंखें तो मिला नहीं रही है। कोई भी स्पीकर है, कोई भी स्पीच देने जा रहा है, कोई भी हम लाइफ की फील्ड की बात करें कि जहाँ पे कम्युनिकेटर है, वो तब तक वर्दी उसकी स्पीच नहीं लगती जब तक वो आंखों में आंखें डाल के बात ना करे। यहाँ पे क्या है? वो आधे घंटे का लेक्चर है, आप ऑडियंस की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हो या उनको बार बार इग्नोर कर रहे हो और बोली जा रहे हो, तो ऑडियंस को भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है? कम्युनिकेशन ट्रस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय दी आई कंटेक्ट। ऑलवेज इसका आंसर क्या है? आई कंटेक्ट से ही एक कम्युनिकेटर का जो है ट्रस्ट लेवल जो है वो जज होता है कि कितना वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, उसके आई कंटेक्ट से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, हाँ जी ये बिल्कुल सिंपल है। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक? यस, इट शुड बी ऑलवेज स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू, हाँ जी, टीचिंग में, क्लासरूम टीचिंग में बेस्ट मेथड कौन सा है? इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, कि कोई जानकारी दे देना। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, स्टूडेंट्स को बुक्स को रीड करने को कह देना। सुजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, कि हाँ रेफरेंस बुक्स या रेफरेंस मटेरियल जो है रेफ़र कर देना। या इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। तो हाँ जी, इसमें से कौन सा आपको इफेक्टिव लग रहा है? बहुत ही ईजी है, डी ऑप्शन इज़ दी बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। इट विल डेफिनेटली गो विद द क्वेश्चन दैट इट इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है जी। सो इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना, स्टूडेंट्स को बुक्स को रीड करने को कहना या रेफरेंस मटेरियल रेफ़र कर देना, ये गुड बेस्ट मेथड नहीं है। बेस्ट मेथड कौन सा है? कि डिस्कशन शुरू करें और सबको सबको स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाएं उसमें। नेक्स्ट क्या है? द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट टीचर इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। हाँ जी, क्लासरूम कम्युनिकेशन
जो है या टीचर जब क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहा है उस कम्युनिकेशन को किस तरह से हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। हाँ जी, कौन सा होता है? इंटरपर्सनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो दो पर्सन्स के बीच में होता है। मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बिकॉज वो पूरे हम कितना लार्ज एक्सटेंट तक कवर कर सकते हैं ना, तो मास कम्युनिकेशन भी नहीं है। ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर डी क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो सकती है, अगर आप सोचें तो फेस टू फेस भी हो सकती है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ग्रुप कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि क्लास भी एक ग्रुप है, तो टीचर एक ग्रुप, एक मतलब 30 to 35 स्टूडेंट्स के ग्रुप से इंटरेक्ट कर रही है, ग्रुप को पढ़ा रही है, तो इसका क्या आंसर है? ग्रुप कम्युनिकेशन। फेस टू फेस क्यों नहीं है? बिकॉज अगर टीचर पढ़ा ही रही है तो वो फेस टू फेस होके तो अल्टीमेटली पढ़ा ही रही है, ठीक है। फेस टू फेस ये एक स्मॉल लेवल पे जाएगा, लेकिन फेस टू फेस जो है उसका भी क्वालिटी ग्रुप कम्युनिकेशन में ही आ जाती है। ग्रुप कम्युनिकेशन वास्ट कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, फेस टू फेस एक फिर से नैरो कंसेप्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज द ग्रुप कम्युनिकेशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स द फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन इट, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन में फेस टू फेस भी तो आ ही जाती है। टीचर जब पढ़ाती है तो फेस टू फेस होके पढ़ाती है ना, तो सी ऑप्शन देखो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इंटरपर्सनल मास कम्युनिकेशन तो जाएगा नहीं। आप दो ऑप्शंस में स्टूडेंट्स नर्वस हो जाएंगे या कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज अ बिगिनिंग ऑफ अ डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रेफर टू एज। हाँ जी, यहाँ पे एक आपको फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम जब भी क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम आइडियाज़ के पैटर्न जब क्या माइंड में, मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में डायनामिक पैटर्न्स ऑफ आइडियाज़ जो हैं उनका सेंट्रल पॉइंट कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटाइजेशन नहीं, उसको सिस्टमेटाइजेशन नहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन नहीं बोलते हैं, आइडिया प्रोटोकॉल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। आपने क्लासरूम कम्युनिकेशन की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने माइंड मैपिंग भी आपको क्लियर करवाया हुआ है। माइंड मैपिंग होती क्या है? हाँ जी, क्या होती है? अ पोजिशन इन द माइंड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी टीचर पढ़ाए तो उसकी माइंड मैपिंग मीन्स उस कंसेप्ट की पोजीशनिंग कर दे स्टूडेंट्स के माइंड में, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रेफर टू एज माइंड मैपिंग। ये ऊपर जो क्वेश्चन है ये माइंड मैपिंग की डेफिनेशन दी हुई है। सो माइंड मैपिंग is the central point of classroom communication as a beginning of the dynamic pattern of ideas is referred to mind mapping। तो इसका आंसर क्या है? mind mapping। So with this we have discussed total 26 question of communication, and with this communication complete topic, that is 4th unit of UGC paper 1 communication is completed here। सब कुछ करवा दिया, और आज तक मैंने ये जो चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये चैनल मैंने 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया था, लॉकडाउन पीरियड के दौरान 100% फ्री एजुकेशन देने के लिए सारे स्टूडेंट्स को थ्रू आउट इंडिया। और अब तक मैं क्या क्या करवा चुकी हूँ? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये तीनों कंसेप्ट्स फुल फ्लेज मैं यूजीसी पेपर 1 के करा चुकी हूँ अब तक, ठीक है। आप वीडियोस देखिए, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी, यूजीसी पेपर 1 का नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी। अब वो कौन सा होगा वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। इट्स अ सस्पेंस फॉर यू कि मैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक अब कवर करने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बहुत फ्रूटफुल लगी हो, और ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी सिर्फ लाइकिंग ऑफ द वीडियोज़ चाहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और हम ऐसे ही न्यू वीडियोज़ जो है लेके आते रहें आपके लिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।